हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 7 काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे और हिंदी मीडियम में भी देखेंगे। ठीक है, मतलब व्यापार संगठन के क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं सर? 5 प्रकार के होते हैं। सब कुछ देखेंगे। पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और हाँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। हम शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है सर? पार्टनरशिप होता है, कॉर्पोरेशन होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक एक करके देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला क्या है सर? सबसे पहला है अपना पार्टनरशिप। सबसे पहला क्या है सर? अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? यू कैन क्लासीफाई बिजनेस पार्टनरशिप एज आइदर जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप बना सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप अलाउ करता है बोथ पार्टनर टू इन्वेस्ट इन ए बिजनेस विथ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी बिजनेस डेट। दे डोंट रिक्वायर फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत उसे नहीं होती है। साथ साथ दे डोंट रिक्वायर फॉर्मल एग्रीमेंट, लिखते जाइए। इन कंपेरिजन लिमिटेड पार्टनरशिप रिक्वायर ऑनर टू फाइल ए पेपर वर्क विद द स्टेट एंड कंपोज फॉर्मल एग्रीमेंट दैट डिस्क्राइब ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ द पार्टनरशिप सच एज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एडवांटेज भी होते हैं पार्टनरशिप का। क्या क्या एडवांटेज होता है कि ईजी टू एस्टेब्लिश, आसानी से उसको एस्टेब्लिश कर लिया जा सकता है। कंपेयर टू अदर बिजनेस स्ट्रक्चर, पार्टनरशिप रिक्वायर मिनिमम पेपर वर्क चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट कम चाहिए। पार्टनरशिप मतलब समझते हैं ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, वही होता है। दूसरा, पार्टनर कैन कंबाइन एक्सपर्टाइज। पार्टनर कंबाइन कर सकता है एक्सपर्टाइज को, एक इंडिविजुअल बॉडी को। 1-2 पर्सन मिल सकते हैं ना, आप में इंक्रीज कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 है ना, 50 मेंबर तक पार्टनरशिप बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड, पीपल इन पार्टनरशिप कॉमनली शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांटते हैं, जिम्मेदारियां को बांटते हैं। और कोई है ना, एक साथ सब लोग काम, मतलब कि पूरा काम एक नहीं करता ना, सब लोग मिलजुल करते हैं। ये था एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज यह है, पहला, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट हो जाता है आपस में, है ना, जो समझौता होता है वो हट जाता है, कट जाता है कभी भी, है ना। तो जब एक या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि 2-3 दिमाग हो जाते हैं ना, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है सर, है ना। आपस में पटता नहीं है, बनता नहीं है, जिस कारण से डिसएग्रीमेंट हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो बिना फॉर्मल एग्रीमेंट बनाए हुए जो बिजनेस होता है वो क्या हो सकता है? हॉल्ट हो सकता है। इफ़ पार्टनर डिसएग्री हो गया या फिर चूज टू इन देयर पार्टनरशिप, अगर वो ये सेलेक्ट करता है कि वो पार्टनरशिप समाप्त करना चाहता है, अब उससे वो समझौता नहीं करना चाहता है, साझेदारी, अब वो उससे हट जाना चाहता है, तो उस केस में ट्रांसफ़र होने में बहुत ही दिक्कत होता है। फुल्ली लायबिलिटी, पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि आप अगर उसमें कैपिटल 10,000 लगाएं तो कल को जब पार्टनरशिप डिजॉल्व होगा या फिर दिवालिया हो जाएगा तो उसमें आपको अपना से भी देना पड़ता है। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, 50,000 रुपये भी देना पड़ जाएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, ऐसा नहीं कि लायबिलिटी लिमिटेड है। जितना होगा तो आपको शेयर देना ही पड़ेगा, लॉस होगा तो लॉस सहना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टनरशिप इज ए बिजनेस सेट अप बिटवीन 2 और मोर फैमिली मेंबर बनते हैं, फ्रेंड्स या कॉलेज जो इन इंडस्ट्री में, है ना, सपोर्ट करते हैं स्किल सेट में। द पार्टनर्स ऑफ ए बिजनेस टाइपिकली डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ, आपस में जो प्रॉफिट होता है वो बांटते हैं। अब बात करते हैं दूसरा काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग कंपनी के नाम से जानते हैं। यही होता है कंपनी, यही होता है कॉर्पोरेशन। ठीक है सर। एक कॉर्पोरेशन इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट एज ए यूनिक, एक यूनिकनेस का एक्ट करता है और एक सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, जैसे हम पर्सन होते हैं नेचुरल, वो होता है आर्टिफिशियल। कौन? कंपनी। तो कंपनी का भी खुद का एक सेपरेट एंटिटी होता है, उसका खुद का कंपनी, खुद का बैंक अकाउंट, खुद का लोन, खुद का, एक तरह से वो पर्सन की तरह ही आता है। फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर अलग होता है, कंपनी अलग होता है। एक कॉरपोरेशन पे इट्स ऑन टैक्सेस, जो कॉरपोरेशन होता है कंपनी को खुद का टैक्स भरना पड़ता है। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और डिविडेंड टू शेयर होल्डर, तो जो शेयर होल्डर होता है उसको प्रॉफिट और डिविडेंड बांटने से पहले टैक्स भरना पड़ता है कंपनी को। देयर आर 3 मेन फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन होता है। पहला AC कंप, दूसरा NS कॉरपोरेशन,
तीसरा एन LLC और चौथा या फिर उसको लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये सब कंपनी होता है। ऐसे हम लोग देखा जाए तो स्मॉल कंपनी जिसको हम लोग कहेंगे, है ना। और जो कौन सा कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब कंपनी। ठीक है, क्या एडवांटेज है कॉर्पोरेशन का? पहला, ऑनर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट। तो बिजनेस का जो डेट होता है, कितना भी डेट हो जाए, ऑनर को कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं होगी, कंपनी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, क्योंकि कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस होता है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं कॉर्पोरेशन के, वो लायबल नहीं होंगे कोई भी डेट हो, चाहे वो शेयर होल्डर रिस्क देयर इक्विटी, है ना। शेयर होल्डर जितना रुपये लगाया है उतना ही तक वो लायबल होगा, उससे ज़्यादा लायबल नहीं होगा। दूसरा, टैक्स एग्जेम्पशन होता है। कॉर्पोरेशन कैन डिडक्ट करता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंपनी के जो भी बेनिफिट होते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, वेजेस, टैक्स टेबल, सबका डिडक्शन मिलता है टैक्स में, इनकम टैक्स में। तीसरा, क्विक कैपिटल थ्रू स्टॉक होता है, मतलब टू रेज एडिशनल फंड फॉर द बिजनेस शेयर होल्डर में सेल शेयर इन द कॉर्पोरेशन। तो जो शेयर होल्डर वो बेच देते हैं शेयर कॉर्पोरेशन को, तो मतलब बहुत ही तेज़ी से कैपिटल क्या होता है, स्टॉक में बदलता है ना, बहुत तेज़ी से। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, डबल टैक्सेशन होता है सी कॉर्पोरेशन में। जैसे द कॉर्पोरेशन मस्ट पे इनकम टैक्स एट द कॉर्पोरेट रेट बिफोर प्रॉफिट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है, उस समय भी इनकम टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो पैसा बचता है उस पर डिविडेंड मिलेगा, उस डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। तो पे टैक्स ऑन इंडिविजुअल, तो टैक्स पे टैक्स लगता है, डबल टैक्स लग जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज है ये। दूसरा, एनुअल रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट। एनुअल रिकॉर्ड करना पड़ता है, प्रत्येक ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना पड़ता है। एक एग्जाम्पशन है, एक्सेप्शन है कि एस कॉर्पोरेशन जो होता है, द कॉर्पोरेशन बिजनेस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पेपर वर्क करना पड़ता है। तीसरा है, ऑनर आर लेस इन्वॉल्व देन मैनेजर। मैनेजर से कम ऑनर इन्वॉल्व नहीं होता है ना, जो ओनर होता है वो इन्वॉल्व कम होता है मैनेजर की तुलना में। तो व्हेन देयर आर सेवरल इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर हो जाते हैं विथ नो क्लियर मेजोरिटी इंटरेस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर हो जाते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, तब मैनेजर ही संभालता है, ओनर नहीं संभालता है। द मैनेजमेंट टीम में डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशन रेदर देन ओनर। तो ओनर अगर कम है, जैसे प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर होते हैं, तो 200 मेंबर जो ओनर होते हैं तो ओनर ही इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे पब्लिक कंपनी में बहुत से ओनर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें मैनेजर ही संभालता है। ठीक है, जैसे CEO हो गया कंपनी के हेड, है ना, और जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं वो सब संभालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी का एग्जाम्पल है, कॉर्पोरेशन इंक्लूड ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट पोसेस ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो जिसको कहते हैं BD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, चेयरमैन, ये सब होते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अबाउट हाफ ऑफ ऑल कॉर्पोरेशन, एटलीस्ट 50-100 एम्प्लॉय भी उसमें काम करते हैं कंपनी में। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करते हैं, एक पॉपुलर फॉर्म होता है बिजनेस स्ट्रक्चर का, बहुत इजी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, जैसे आप लोग कोई दुकान वगैरह शॉप देखते हैं, होटल देखते हैं, कोई भी शॉप देखते हैं, वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। हु मेक ऑल द बिजनेस डिसीजन, लेते हैं खुद डिसीजन लेते हैं, खुद ही सब कुछ काम करते हैं, और कोई भी डिस्टिंक्शन बिजनेस और ओनर में नहीं होता है। ओनर बोलो बिजनेस बोलो एक ही है ना। तो जितनी भी शॉप वगैरह देखते हो सबको सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या एडवांटेज है कि टोटल कंट्रोल बिजनेस पर हम खुद करेंगे, खुद पे काबू करेंगे, मेरी मर्जी। दूसरा, नो पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर में कोई भी रिक्वायर नहीं है कि फाइनल एनुअल रिपोर्ट बनाओ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ गवर्नमेंट को, कोई ज़रूरी नहीं है। ईजी टैक्स रिपोर्टिंग है, ऑनर को कोई ज़रूरत नहीं है कि फाइल करो कोई भी स्पेशल टैक्स फॉर्म, IRS अदर देन शेड्यूल C। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, कम से कम खर्चे में, पूंजी में आप अच्छे से स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, ये सब बेनिफिट है। डिसएडवांटेज ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सारा का सारा दायित्व, सारा का सारा बोझ आप पे ही है। अगर कंपनी को बिजनेस को नुकसान होता है तो आपको ही पूरा पैसा देना पड़ेगा, आपके आसपास वाला कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि खुद मालिक हो गए, खुद खाओगे तो खुद ही साफ करना पड़ेगा, है ना। तो वही वाला बात है। लेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, लेक ऑफ स्ट्रक्चर की कमी है। जैसे मन तैसे चल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा कि सर कहाँ पर कैपिटल जा रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट, कहाँ लॉस, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सीधा अपना धंधा चल रहा है। तो स्ट्रक्चर सही से नहीं, मैनर में नहीं हो रहा है, बस मनी का कोई ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन कुछ पता नहीं चलता है बस। तीसरा है, डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड को रेज करने में बहुत दिक्कत होता है। अगर हम लोग मेंटेन नहीं करके रखेंगे, फंड को रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे, रिकॉग्नाइजेशन नहीं करेंगे, तो सर फंड को रेजिंग करना में तो दिक्कत तो होगी। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, एक बंदा है, एक बंदा सर कहाँ से लाएगा पैसा,
बैंक से, या तो बैंक से लोन लेगा, या तो बैंक से लोन लेगा ना, और कहाँ से लाएगा पैसा, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी होता है रेजिंग फंड में, है ना। एक व्यक्ति कहाँ से लाएगा। पार्टनरशिप में तो 2-3 व्यक्ति रहते थे, तो वो लोग अपना अपना करते थे। कंपनी में तो शेयर होल्डर है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोल प्रोवाइडरशिप में दिक्कत होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जैसे फ्रीलांसर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, कंसल्टेंट हो गए, पर्सनल जो बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, तो वो सब सोल प्रोवाइडरशिप के अंदर आता है। अगला है कोऑपरेटिव। वो कॉरपोरेट था, जिसको कंपनी कहते हैं। कोऑपरेटिव में 2-3 लोग मिलके कोई एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कोऑपरेटिव और एक कोऑप, ये प्राइवेट बिजनेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन और फार्म होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन, खुद एक इंडिविजुअल चलाते हैं, रन टू मीट ए कॉमन गोल के लिए, है ना। ये दीज ओनर वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करते हैं, ऑपरेट द बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, आपस में बेनिफिट चलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द मेंबर ऑफ पार्ट ओनर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑल्सो वर्क फॉर द बिजनेस एंड यूज इट सर्विस को यूज करते हैं। जैसे जो अमूल डेयरी वाला एग्जाम्पल की, जैसे अमूल डेयरी है, तो वो मिल्क कहाँ से लाता है, एक किसान से लाता है ना। बहुत सारे बड़े फार्म होते हैं, वहाँ से लाते हैं, तो खरीद के नहीं लाते हैं, वो फार्म ही, वो मिल्क वाले फार्म जो होते हैं, डेयरी वाले फार्म होते हैं, वो फैक्ट्री पर लाकर बनवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मिल्क वाले को पैसा देगा, ये सब मिलकर काम करते हैं, फिर जो बेनिफिट होता है आपस में बांट लेते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अमूल जो डेयरी होता है वो कोऑपरेटिव फार्म से चलता है। क्या क्या एडवांटेज होता है। फंडिंग ऑपरेशन ऑप्शन अच्छे से होता है कि सर उस समय एकदम डायरेक्ट हमें नहीं करना पड़ता है, हर एक लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई रॉ मटेरियल लाता है, कोई कुछ लाता है। जैसे हम लोग पिकनिक करते हैं ना सर, कि ये कोई ये खाना लाएगा, कोई वो लाएगा, है ना, तो सारा का व्यवस्था हम लोग को आसानी से हो जाता है। तो पिकनिक वाले बात यहाँ पर भी हो रहा है। तो पिकनिक में जैसा कैसे होता था, कोऑपरेटिव मतलब समझ रहे हो ना, कोऑपरेट करना, है ना। तो सब मिलजुल के काम करते हैं, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो मिलजुल काम करते हैं। बाद में जो बेनिफिट होता है, जिसका जो खर्चा लगा, वो आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं। तो ये है कोऑपरेटिव। दूसरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्वतंत्र है ना स्ट्रक्चर है, बिल्कुल खुल के है। एक मेंबर जो है, 1 मेंबर 1 वोट फिलोसफी से चलता है, आराम से बेहतरीन ढंग से कोऑपरेटिव चलता है। लेस डिसरप्शन, कम से कम वाद विवाद नहीं होता है। पार्टनरशिप में तो वाद विवाद होता था, इसमें कोई वाद विवाद डिस्ट्रीब्यूटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता है। डिसएडवांटेज भी है, कैपिटल को रेज करने में दिक्कत होगा। देखिए आप सामान तो ला दोगे, है ना, मिल्क वाले फार्म जो डेयरी है वो ला देंगे मिल्क, वो ये कहाँ से देंगे पैसा। तो रेजिंग कैपिटल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं लेना कोई पसंद करता है, उत्तरदायित्व नहीं लेता है ना, तो उसमें रिस्क होता है। ये सब डिसएडवांटेज है कि लेक ऑफ उत्तरदायित्व, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मैनी कोऑपरेटिव एग्जिस्ट, रिटेल, सर्विस, प्रोडक्टिविटी, हाउसिंग इंडस्ट्री होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेसेस ऑपरेटिंग एज ए कोऑपरेटिव इंक्लूड क्रेडिट यूनियन, यूटिलिटी कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, रिटेल स्टोर, सेल फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सब में कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे मैंने बताया अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है वो। अब है अगला लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, 5वां है एलएलपी कहते हैं। एलएलपी क्या है सर, कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को जोड़ के बनाया है ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है, कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, इसमें लिमिटेड होगी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, और साथ साथ पार्टनरशिप की तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं, खुद का एग्रीमेंट बना सकते हैं। मतलब सर पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को हाइब्रिड कर दिया है। क्या कर दिया है, हाइब्रिड मिल, थोड़ा थोड़ा इसका अच्छा फीचर दोनों को मिला दिया है और बना दिया है एलएलपी कंपनी। क्या बना दिया है, एलएलपी कंपनी, ठीक है। इसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं, एलएलसी कहते हैं, ठीक है। बोल रहा है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बढ़िया होता है, विच इज डिफाइन एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड मे हैव ए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑनर भी यहाँ पर होते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑनर होते हैं, कोई लिमिट नहीं होता। दे आर टाइपिकली टैक्स एज ए सोल प्रोप्राइटर एंड रिक्वायर इंश्योरेंस इन केस ऑफ लॉसूट। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड होता है ना, दोनों का मिक्सचर टू ऑफ अदर फॉर्म बिकॉज इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव एंड वेजल पार्टनरशिप। जो बोला वही हुआ ना, कुछ कंपनी का ले लेता है, सर लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड पर्सन ऑनर। पार्टनरशिप का क्या लेता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर पार्टनरशिप में खुद को एग्रीमेंट बनाओ, है ना, कि ऐसे होगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस ऐसे बांटेंगे,
सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्टनरशिप में जैसे बनता है ना एग्रीमेंट, अपने से बना लेते हैं एग्रीमेंट, वैसे ही इसमें भी एग्रीमेंट बनाएंगे। तो दोनों का मिला लिया, अच्छा अच्छा फीचर्स को लेके LLC बना दिया गया। क्या क्या बेनिफिट है? लिमिटेड लाइबिलिटी है, जानते हैं सर। पास थ्रू टैक्सेशन है, बोल रहा है कि ऑनर ऑफ LLC में टेक एडवांटेज ऑफ पास थ्रू टैक्सेशन विच अलाउ देम टू अवॉइड LLC एंड कॉर्पोरेशन टैक्स एंड ऑनर पे पर्सनल टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट पे देता है। फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट है, खुद का बना सकते हैं, खुद से एग्रीमेंट बना सकते हैं, चॉइस बेस्ड सिस्टम से बनाते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है। एसोसिएशन कॉस्ट जो होता है, मतलब जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है एसोसिएशन का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सोल प्रोप्राइटर की तुलना में, ठीक है, और पार्टनरशिप की तुलना में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है LLC में। इसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, सेपरेट एनुअल रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। टैक्स भी यहाँ पर भरना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, ऑनर जो होता है उसको पे करना पड़ता है खुद भी, ठीक है। तो LLC में टैक्स भी देना पड़ता है। कुछ कॉमन एग्जांपल है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, जो स्टार्टअप और अदर स्मॉल बिजनेस करते हैं, जैसे फैमिली ओन बिजनेस हो गया एंड कंपनी विद स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर में ऑपरेट टू LLC बिकॉज इट फ्लेक्सिबल होता है और इसमें अनलिमिटेड ऑनर भी होते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, इसलिए LLC खोलते हैं। जो जिसको स्मॉल बिजनेस करना है ना, एक कंपनी की तरह रखना है कि मुझे भी कंपनी की तरह करना है, लेकिन वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा सा हम लोग पार्टनरशिप का भी ले लें, तो बहुत बेहतरीन यही रहेगा कि LLC कंपनी खोल लो। लिमिटेड लायबिलिटी भी रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी रहेगा और खुद का फ्लेक्सिबल आप एग्रीमेंट भी बना सकते हो। आइए हिंदी वाला देखते हैं एक बार, हिंदी वाला, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में देखते हैं। व्यावसायिक संगठनों के 5 रूप कौन से हैं? व्यावसायिक संगठनों के 5 रूप निम्नलिखित में से शामिल हैं। पहला साझेदारी, दूसरा निगम, तीसरा एकल स्वामित्व, चौथा सहयोगी एंड पांचवा समिति देयता कंपनी LLC कंपनी, जो हमने बताया अभी। साझेदारी किसको कहेंगे सर? साझेदारी, आप किसी व्यावसायिक साझेदारी को सामान्य या सीमित के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं नहीं सर। सामान्य साझेदारी दोनों भागीदारों को किसी भी व्यावसायिक ऋण के लिए 100% जिम्मेदारी के साथ एक व्यवसाय में निवेश करने की अनुमति देती है। उन्हें औपचारिक समझौता की आवश्यकता नहीं है। इसकी तुलना में सीमित भागीदारी के लिए मालिकों को राज्य के साथ कागजी कार्रवाई दाखिल करने और औपचारिक समझौते लिखने की आवश्यकता होती है, जो साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण विवरणों का वर्णन करते हैं, जैसे कि कुछ ऋणों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं और इसमें मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, दायित्व अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है, ठीक है। साझेदारी के कुछ लाभ भी होते हैं। पहला, स्थापित करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूसरा, भागीदार विशेषज्ञताओं को जोड़ सकता है। तीसरा, वितरित कार्यभार भी इसमें होता है, मतलब कार्यभार को जो होता है उसको वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं कि तुम ये करो तुम ये करो। कुछ नुकसानें भी होती है। असहमति की संभावना हो जाती है इसमें। स्वामित्व हस्तांतरित करने में कठिनाइयाँ भी होती है। पूर्ण दायित्व, इसमें लायबिलिटी जो होती है वो पूर्ण होती है, अनलिमिटेड होती है। एक उदाहरण के अनुसार कि 2 या 2 से अधिक परिवार सदस्य या कोई भी व्यक्ति बनाकर एक बिजनेस करता है ना, उसे ही कहते हैं। निगम, बात करते हैं निगम की। निगम एक व्यावसायिक संगठन है जो अपने शेयर धारकों से एक अद्वितीय और अलग इकाई के रूप में कार्य करता है। एक निगम शेयर धारकों को लाभ या आधा लाभांश का वितरित करने पहले अपने स्वयं के करों को भुगतान करता है। निगमों के 3 मुख्य रूप हैं, C निगम, S निगम और LLC निगम या सीमित देयता निगम भी हम लोग कहते हैं। निगम के कुछ लाभ हैं। मालिक व्यावसायिक ऋणों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कर की छूट होती है इसमें। क्या क्या कर की छूट होती है? जैसे बीमा प्रीमियम, वेतन कर, यात्रा उपकरण और अधिक सहित कंपनी के लाभों में एक्जम्पशन मिलता है टैक्स में। तीसरा, शेयरों के माध्यम से त्वरित पूंजी होती है। व्यवसाय के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए शेयर धारकों से निगम ले लिया जाता है। तो ये कुछ ना कुछ एडवांटेज है, ये लाभ होता है। कुछ नुकसानें भी होती है, हानियाँ भी होती है। किसी निगमों के लिए दोहरा कराधान होता है कि पहले तो कर भरना पड़ता है पूरे इनकम पर और फिर डिविडेंड जब देते हैं तो डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है, 2 बार कर लगता है। दूसरा, वार्षिक रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है कि रिकॉर्ड करना पड़ता है, एनुअल फाइल भरना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। प्रबंधकों की तुलना में मालिक कम शामिल होते हैं इसमें, क्योंकि इतने ज़्यादा मालिक होते हैं ना सर, कितना लोग मिलेंगे, कंपनी भर जाएगा,
है ना, इतने ज़्यादा होते हैं कंपनी में, बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं इस तरह से। तो उसमें प्रबंधकों की तुलना में मालिक कम होते हैं, प्रबंधक ही होते हैं उसमें संभालने के लिए। ठीक है, तो 500 कर्मचारी हम भी काम करते हैं। ठीक है, 7 से मिनिमम 7 होना चाहिए पब्लिक में, और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है, बहुत से लोग काम करते हैं। यही सब एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा, जैसे रिलायंस है वो पब्लिक कंपनी है, टाटा है पब्लिक कंपनी है ना, ये सब क्या है, कंपनी है। एकल स्वामित्व आमतौर पर कोई भी दुकान, होटल, कपड़े का दुकान, ये सब एकल स्वामित्व है। व्यवसाय संरचना का यह लोकप्रिय रूप स्थापित करना सबसे आसान है। एकल स्वामित्व में एक मालिक होता है जो सभी व्यावसायिक निर्णय लेता है, और व्यवसाय और मालिक के बीच कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ होगा तो व्यवसाय को पकड़ेगा, सर व्यवसाय कौन, मालिक को ही पकड़ेगा, कंपनी थोड़ी है जो कंपनी को पकड़ेगा। एकल स्वामित्व के कुछ लाभ भी होते हैं। व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है, खुद ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि खुद ही मालिक होते हैं। एकल स्वामित्व है तो खुद ही नियंत्रण करते हैं। दूसरा, किसी सार्वजनिक एकत्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई वार्षिक रिपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं होता है, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। आसान कर रिपोर्टिंग, मालिकों को अनुसूची से फॉर्म के अलावा IRFS के साथ कोई विशेष कर फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आराम से आप लोग कर सकते हो। कम स्टार्टअप अप लागत लगता है, स्टार्टअप का जो लागत होता है, कॉस्ट होता है, कम लगता है। कम से कम पूंजी पर आप लोग स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। कुछ नुकसान भी है। दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड दायित्व होता है, क्योंकि आप ही मालिक हो तो कुछ भी लॉस होगा तो आपको पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। ठीक है, संरचना का अभाव होता है, सही से स्ट्रक्चर नहीं कर चलता है, मेंटेनेंस नहीं होता है बिजनेस का सही से, रिकॉर्ड कोई भी चीज़ का नहीं होता है। इसीलिए धन जुटाने में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि एक पर्सन है सर कहाँ से पैसे लाए, एक पर्सन है कहाँ से पैसे लाए, तो धन जुटाने में तकलीफ होती है। तो बहुत से आप लोग जानते हैं कि जो स्वरोजगार व्यवसाय, कलाकार, सलाहकार, ये सब के सब स्वामित्व ही का उदाहरण है, एकल स्वामित्व। सहयोगी, जैसे पिकनिक में 2-3 लोग सहयोग करते हैं कि तुम ये लाओ, तुम ये लाओ, तुम ये लाओ, तुम ये लाओ, तो वैसे मिलजुल के काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। सहकारी या ऑप एक निजी व्यवसाय संगठन या फर्म है जिसका स्वामित्व व्यक्तियों का एक समूह करता है और एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलाता है। ये मालिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए एक साथ काम करते हैं और वे लाभ और अन्य लाभ साझा करते हैं। अधिकांश समय सहकारी समिति के अध्यक्ष पर यह अंश स्वामी भी व्यवसाय के लिए काम करते हैं और इसकी सेवा का उपयोग भी करते हैं। सहकारी के कुछ लाभ भी होते हैं। पहला, अधिक फंडिंग विकल्प होता है, फंडिंग। दूसरा, लोकतांत्रिक संरचना होती है। तीसरा, कम व्यवधान होता है। लोकतांत्रिक मतलब वोट होकर एक को खड़ा किया जाता है, वही मेन होता है, उसी से ज़रा काम कराते हैं। ठीक है, वही सब कुछ देखता है, तो वोट होता है ना। नुकसान में शामिल क्या क्या होता है, नुकसान क्या क्या होता है, पूंजी जुटाना में नुकसान हो जाता, पूंजी जुटाना में बहुत भारी पड़ता है, पूंजी जुट नहीं पाता है ना, सामान नहीं लेना सर, पूंजी में बहुत तकलीफ होता है। जवाबदेही का अभाव होता है, कौन जवाब देगा सर, उसका अभाव होता है ना, ये पता नहीं होता है, इसमें कमी है ना, ये सब कमी है कि जवाबदेही में कोई अभाव होता है। यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, कोई उत्तरदायित्व लेने के लिए वहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहता है ना, कोई भाग नहीं लेते। उदाहरण के लिए अनुसार जैसे मैंने बताया था, जो अमूल डेयरी होता है वो एकल कोऑपरेटिव पे ही चलता है ना, कि डेयरी फार्म जो है वो लाएंगे मिल्क, और फैक्ट्री अलग है ना, वहाँ का मालिक अलग है, तो 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं, 4-5 फार्म कंपनियाँ मिलके करती है काम, और अमूल डेयरी का फार्म होता है। तो अमूल डेयरी एक एग्जाम्पल है, इसका लिख सकते हैं आप लोग। अगला है सीमित देयता कंपनी, जो कि साझेदार और निगम दोनों मिलकर बनाए। कंपनी और साझेदार का कुछ फीचर्स अच्छे गुण को इसमें डालकर बनाया गया है सीमित देयता कंपनी, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए व्यवसाय संरचना का सबसे सामान्य रूप से एक सीमित देयता कंपनी या LLC, जिसे एक अलग कानूनी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें असीमित संख्या में मालिक हो सकते हैं। उन पर आमतौर पर एकमात्र स्वामित्व के रूप में कर लगाया जाता है, और मुकदमे की स्थिति में बीमा की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का रूप अन्य रूपों का मिश्रण, क्योंकि इसमें निगम के साथ साथ साझेदार भी कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई होती है।
इसलिए इसकी संरचना अधिक लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो पार्टनरशिप में जो भी न्यू एग्रीमेंट बनता है, खुद से एग्रीमेंट बना सकते हैं कंपनी में, की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पर्सन की जो ओनरशिप होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो सब गुण डाल दिया गया है इस कंपनी में। कुछ फ़ायदा भी होता है। क्या क्या बेनिफिट होता है? पहला, सीमित दायित्व होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। दूसरा, पास थ्रू कराधान होता है, जिसमें एलएलसी के जो मालिक होते हैं वो पास थ्रू कराधान का लाभ उठा सकते हैं, जो उन्हें एलएलसी और निगम करों से बचने की अनुमति देता है और मालिक व्यवसाय मुनाफे पर व्यक्तिगत पर भुगतान करता है। लचीले प्रबंध होते हैं, खुद से बनाया जा सकता है जो भी एग्रीमेंट है और जो भी सहमति, सब कुछ। कुछ नुकसान भी है। संबंध लाग, जैसे संबंधबद्ध लागत जो होती है, जो एलएलसी में जुड़ी स्टार्टअप लागत एकल स्वामित्व या साझेदारी स्थापित करने की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जो पैसा इसमें लगता है, पूंजी लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है साझेदारी और एकल स्वामित्व के तुलना में। इसमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, कर करना पड़ता है, मतलब टैक्स भरना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सीमित देयता कंपनी के सामान उदाहरण के स्टार्टअप और अन्य छोटे व्यवसाय में शामिल होते हैं। परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय और कम संख्या में सदस्यों वाली कंपनी एलएलसी के रूप में काम कर सकती है। तो ये कुछ उदाहरण है एलएलसी कंपनी, जिसमें कि मिनिमम कितना होना चाहिए सर? 2 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है इसमें मेंबर। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों पूरा का पूरा हम लोग लेक्चर 7 खत्म कर दिया। काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा कि व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार देखा। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, इसका PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क ये कि सर पाँचों के पाँचों जो काइंड्स है वो लिखना है आपको, नाम बढ़िया से। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश में लिखोगे, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखोगे। कहाँ लिखना है सर? कमेंट में लिखना है। जाइए फटाफट से कमेंट में होमवर्क को, अपना असाइनमेंट को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।